तो गैस सेपरेशन सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है? गैस सेपरेशन सिस्टम का इंस्टॉलेशन जो होता है डाटा रूम, सर्वर रूम, बैटरी रूम और इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में किया जाता है। जो ज़्यादा हाई कॉस्टली होते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल रूम्स, वहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि गैस सेपरेशन सिस्टम होता क्या है। जैसे हम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं छोटे लेवल पे फर्स्ट एड की तरह, ठीक है। तो उसी तरह जैसे हम 4.5 kg का एक्सटिंग्विशर रखते हैं, अब वो सफिशिएंट नहीं तो और बढ़ा देते हैं, 6 का हो जाता, 9 का 22, 50 इस तरह से हो जाता। तो उसी तरह ये भी एक कई सारे सिलेंडरों का समूह होता है जो कि उसके अंदर गैस भरी होती है, और वो जो कई सिलेंडरों का जो समूह होता है वो समूह डिपेंड करता है वहाँ के हजार्ड्स के ऊपर। वहाँ पे हजार्ड्स कितना है उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो सिलेंडर्स हैं गैस वाले, चाहे वो CO2 का है चाहे वो FM200 का है, उसको हजार्ड्स के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। हो सकता है वहाँ पे एक ही लगा हो, 2 भी लगे हो और 2 से ज़्यादा भी, तो अकॉर्डिंग टू हजार्ड वहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है। उसको एक पाइप के साथ कनेक्ट किया जाता है, वहाँ पे डिटेक्टर्स वगैरह होता है, पूरा मैं आपको आगे बताऊँगा और इस तरह बताऊँगा कि आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, आप भूल ही नहीं पाओगे। तो पहले कुछ कॉमन फैक्टर वो जान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया डाटा रूम, सर्वर रूम, बैटरी रूम और इलेक्ट्रिकल पैनल्स रूम में इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। अब हम जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पे उन्हीं को डिस्प्ले किया है जो अब इंडिया में 95% यूज किए जाते हैं। होने को तो इनसे भी अलावा और भी हैं, बट अपने इंडिया में जो यूज किए जाते हैं वो 95% यही होते हैं, इसके अलावा अदर नहीं होते, ठीक है। सबसे पहले जब इंडिया में गैस सेपरेशन सिस्टम प्रयोग किया गया था तो वो CO2 गैस फ्लोडिंग सिस्टम होता था, गैस सेपरेशन सिस्टम होता था, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 ऑर्गन गैस सेपरेशन सिस्टम, इसको लोग ऑर्गेनाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है FM200 गैस फ्लोडिंग सिस्टम या गैस सेपरेशन सिस्टम। इसके बाद आता है NAF 111 और 125 भी होता है। इसके अलावा चीज़ वही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इनके अंदर चीज़ वही है। ये भी गैस फ्लोडिंग सिस्टम होता है। उसके बाद आता है इनर्जन गैस फ्लोडिंग सिस्टम 5 नंबर पे। 6 नंबर पे आता है नोवेक 1230। अब हम बात करते हैं कि मैंने इनर्जन का और FM200 का पूरा डिटेल में गैस की पूरी प्रॉपर्टीज की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप चाहो तो चैनल पे जा करके सर्च कर सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि आपको लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। FM200 के अंदर हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन गैस होती है। ऑर्गेनाइट गैस के अंदर ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। CO2 गैस फ्लोडिंग में ओनली CO2 गैस सिलेंडर की तरह ही गैस होती है, अदर कोई नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं इनर्जन गैस फ्लोडिंग सिस्टम की। इनर्जन गैस फ्लोडिंग सिस्टम जो है इसके अंदर CO2, नाइट्रोजन और ऑर्गन तीनों का मिश्रण होता है। उसके बाद बात करेंगे नोवेक 1230। इसके अंदर फ्लोरोकीटोन करके गैस होती है, वो एक केमिकल से होता है और जब वो बाहर फ्लोट करता है तो वो एक गैस के रूप में निकलता है, उसको हेप्टाफ्लोरोकीटोन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं हट जाता हूं आगे से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटा करके आपको फिर आगे डायग्राम बना करके समझाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कि ये इंस्टॉल कहाँ पे होता है। मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे
डाटा रूम सर्वर रूम में होता है। मान लिया ये यहाँ पे एक डाटा या सर्वर रूम या बैटरी रूम है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये होती है चारों तरफ से बंद होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये गैस है, अगर गैस हवा के साथ मिलेगी तो वो फ्लूइड हो जाएगी, उसका असर यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। मान लिया यहाँ पे पैनल है, ठीक है, या डाटा रूम है, कुछ भी लगा लो, वो यहाँ पे है, तो ये चारों तरफ से बंद होना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ पे ये होता है, मान लिया 4 से 5 सिलेंडरों का समूह है, यहां से एक पाइप ले जाई जाती है, ठीक है, और उसको जहां जहां पे अंदर पैनल या सर्वर होगा वहां पे नोजल निकाल दी जाती है इनकी एक ही पाइप से, ठीक है। इस तरह से वहां पे इसकी पाइपिंग निकाल दी जाती है। अब क्या होता है, यहाँ पे डिटेक्टर लगाए जाते हैं इसके अंदर। आप लोगों ने देखा होगा, जो बिल्डिंग या किसी भी ऑफिस वगैरह में जाते हो ना, तो जो छत होती है, छत के ऊपर एक टाइलों का छत दी होती है अलग से, या फिर प्लाईवुड होता है। तो मान लेंगे यहाँ पे ऑन सीलिंग, जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, जहाँ पे डिटेक्टर भी आपको दिखेगा और पंखा लाइट वगैरह वहाँ पे होती है। अब उसके ऊपर यहाँ पे एक स्पेस होता है जहाँ पे हमारी जो लेंटर वाली आरसीसी की जो सीमेंट होती है कि जो छत होती है, और ये प्लाईवुड ये होता है, उन दोनों के बीच में भी एक गैप होता है, वहाँ पे भी डिटेक्टर लगाए जाते हैं। इसको बोलते हैं AFC, अबव फॉर सीलिंग। और यहाँ पे जो लगाया जाता है इसको बोलते हैं ऑन सीलिंग, ऑन सीलिंग, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नीचे। अब आप वहाँ पे जाकर के देखना, जो नीचे फर्श पे भी आपको उसी तरह की टाइलें मिलेंगी, उसके नीचे भी डिटेक्टर लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे भी जो वायर होती है ना, जो डाटा सर्वर की रूम की वायर, इलेक्ट्रिकल वायर है, वो भी यहाँ पे जाई हुई थी, उनके शॉर्ट सर्किट होकर के आग लगने के चांस होते हैं, इसलिए वहाँ पे भी डिटेक्टर और नोजल्स लगाई जाती हैं। और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होती है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल्स की वायरें होती हैं और डिटेक्टर भी यहाँ पे लगे होते हैं। उसको बोलते हैं बी बिलो फॉर फ्लोरिंग या बिलो फॉर फ्लोरिंग, हमारे फ्लोर के नीचे, फर्श के नीचे भी, ठीक है, यहाँ पे भी डिटेक्टर लगे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब सबसे पहले एक्टिविटी क्या होगी वो जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिटेक्टर लगे हुए हैं, अब इनके ऊपर यहाँ पे सबके ऊपर सबका एक मास्टर सिलेंडर होता है, जिसके ऊपर एसओवी लगाई जाती है, उसको बोलते हैं सोनोलाइड वाल्व। कोई भी फ्लोटिंग सिस्टम जब ऑटो में काम करेगा तो वो एसओवी के ही माध्यम से करेगा, अदरवाइज दूसरा कोई चांस होता ही नहीं है। डिटेक्टर एसओवी को कमांड देगा, वो भी मैं आपको पूरा बताता हूँ। यहाँ पे एक इनका सबका एक कंट्रोल, इसका एक कंट्रोल पैनल लगाया जाता है, कंट्रोल पैनल। यहां पे इनका एक कंट्रोल पैनल होता है और एक छोटा जंक्शन बॉक्स या पैनल भी आप उसको बोल सकते हैं, वो CRM होता है। CRM वो इसी के अंदर होता है, वो अलग से मैंने इसलिए आपको दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ लोग इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं तो कुछ बाहर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कमांड पहले इधर ही जाएगी। अब मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले क्या होगा, अगर इसके अंदर डाटा सर्वर रूम या बैटरी रूम के अंदर अगर कोई भी आग लगती है या स्मोक जनरेट होता है, तो वो क्या करेगा, किसी भी एक डिटेक्टर को अगर सिग्नल मिलता हो तो वो सिग्नल क्या करेगा, वो सिग्नल ले जाकर के अपने पैनल को देगा, इस कंट्रोल पैनल को देगा। अब ये कंट्रोल पैनल क्या करेगा, अलार्म बजा देगा। अलार्म बजाने से हम उसको जाकर के चेक करेंगे आखिरकार हुआ क्या है। कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, पैनल को जाकर के देखेंगे यहाँ पे कि वो कहाँ पे डिटेक्टर ऑपरेट हुआ है।
अभी क्या होता है, कई बार इसके अंदर कई सारे पार्टीशन दिए जाते हैं, 3 या एक ही जगह सब का असेंबल करके 3-4 जगह इसका अलग अलग पार्ट बना दिए जाते हैं। या ऐसे करके मान लो इसको हम रूम 1 बोल देते हैं, इसको रूम 2 का नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे डिटेक्टर ऑपरेट होता है तो हमें यहाँ पे जाकर के सबसे पहले ये देखना कि डिटेक्टर ऑपरेट कहाँ का हुआ है, रूम नंबर 1 का हुआ है या 2 का हुआ है। तो यहाँ पर जाकर के हमें देखना, उसके कोशिश करो तो आप उसी टाइम उसको मैनुअल कर दो, मैं तो ये राय दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको जाना है रूम 1 के अंदर, आपको वहां देखना क्या रियल में आग लगी है या नहीं लगी है, ठीक है। एक डिटेक्टर पर फ्लोटिंग सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा। जब कोई भी 2 डिटेक्टर इसको एकदम कमांड दे देंगे या बारी बारी कमांड दे देंगे तो वो ऑपरेट हो जाएगा। उसके भी 10 सेकंड बाद 2 डिटेक्टर एक साथ इसको कमांड दे देंगे, उसको क्रॉस जोन बोलते हैं, तो उसके 10 सेकंड बाद ऑपरेट हो जाएगा। अब ये 10 सेकंड में आपको बता दूं, ये जो 10 सेकंड हम सेट करते हैं ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपनी कंपनी में कैसे उसको सेट कराया है। कुछ लोग 10 सेकंड पे करते हैं, कुछ लोग 30 सेकंड करते हैं, तो कोई 1 मिनट रखता है। इस चीज पे आप ध्यान देना। ये आप जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आपको पूछना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम जो वो कितने पे सेट किया हुआ है, 10 सेकंड है, 30 है या 1 मिनट, 30 सेकंड, 10 सेकंड या 1 मिनट, ठीक है। अब ये 1 मिनट का ड्यूरेशन पता किसके लिए, दूसरे डिटेक्टर के लिए। एक डिटेक्टर ऑपरेट हुआ, उसने पैनल को कमांड दिया, अब अलार्म बजेगा, हमें ये बताएगा कि वहां पे कुछ हुआ, वहां पे जाके चेक करेंगे। अगर वहां पे रियल में ही फायर है और हमारा सिस्टम ऑपरेट नहीं हुआ तो हम उसको मैनुअल ऑपरेट भी कर सकते हैं। वहां पे ऑप्शन दिया होता है, वहां पे पूरा डिस्प्ले करेगा हमारा सिस्टम वो हेल्दी है या नहीं, उसमें फायर का इशू है या कोई फॉल्ट आया है या ऑटो में है या कोई मैनुअल में है, इस तरह का पूरा यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ होता है। इसका एक बैटरी बैकअप भी यहाँ पे होता है, उसके बारे में भी वो आपको इंडिकेशन देगा कि बैटरी बैकअप काम कर रहा है या नहीं। इसमें सभी आपको सभी चीज डिस्प्ले मिलेगी। अब क्या होता है, एक डिटेक्टर ऑपरेट हुआ, वो गलती से भी ऑपरेट हो सकता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा वहां पे सफाई कर रहा है, कोई डस्ट उड़ा और डिटेक्टर ऑपरेट हो गया, तो इसलिए वो एक डिटेक्टर पर नहीं 2 पे सेट किया जाता है कि एक डिटेक्टर गलती से ऑपरेट हो सकता है, दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वो 2 पे सेट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं जब दूसरा डिटेक्टर ऑपरेट होगा तो क्या एक्टिविटी होगी। जब दूसरा डिटेक्टर ऑपरेट होगा तो दूसरा डिटेक्टर क्या करेगा, वो पहले कमांड देगा फायर पैनल को, सेम पहले वाले डिटेक्टर की तरह। अब क्या होगा, ये कमांड दे देगा सीआरएम को, सेकंड डिटेक्टर। ध्यान रखना, सीआरएम की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल रिले मॉड्यूल्स। कंट्रोल रिले मॉड्यूल्स, कुछ लोग आर आगे लगा देते हैं, सी पीछे, एमसी ऐसे करके उल्टा सीधा लिख देते हैं, लेकिन तीनों वर्ड वही मिलेंगे, तीनों की फुल फॉर्म वही है, कंट्रोल रिले मॉड्यूल। अब ये कंट्रोल रिले मॉड्यूल का क्या काम है, ये जो 30 सेकंड का जो प्रोसेस इसको कंट्रोल करके रखता है ना, ये उसी का काम है। इसने तो कमांड दे दी यहां पे, अब ये क्या करता है, अपने पास में ये 30 सेकंड पे जो हमने सेट किया है, 30 सेकंड या 1 मिनट, ये यहाँ पे उसको कमांड को रोके रखेगा कि भाई हो सकता है दूसरा वाला डिटेक्टर भी गलती से ऑपरेट हो गया हो, तो आप अपने एरिया को जाकर के चेक करो और वहां से आकर के फिर दोबारा इसको बंद कर दो। मैं पैनल को ही ऑफ कर दो, इसकी कमांड कट जाएगी, ठीक है। तो ये जो दूसरा डिटेक्टर है वो इसलिए दिया है। अब इसमें क्या होता है, 30 सेकंड क्यों दिया हुआ है, अभी गलती से यहाँ पे हो गया तो बाहर पे, यहाँ पे छोड़ो, इसको ही बाईपास कर दो आप। इसके बाहर पे, बाहर की एरिया में हर जगह एक स्विच दिया होता है,
कहीं पे एलसीपी टाइप होता है, कहीं पे पुलिंग टाइप का होता है, कहीं पे प्रेस करने वाला होता है, कहीं पे शीशा तोड़ने वाला होता है। वो चीज़ आपको उधर जा करके आपके लोकेशन में जा करके देखना पड़ेगा कि कौन से वाला है। अब वहां पे आपको लिखा मिलेगा रिलीज और दूसरे पे लिखा मिलेगा अबॉर्ट। रिलीज का मतलब है कि आपको अगर अपनी मर्जी से रिलीज करना है, मान लिया इसने कमांड दे दिया लेकिन फिर भी चला ही नहीं, हमारा सिस्टम चला ही नहीं, या हमारा ऑटो सिस्टम फेल हो गया, तो आप जा करके ये रिलीज बटन को या तो प्रेस कर दो अगर वो प्रेस वाला है, अगर तोड़ने वाला तो तोड़ दो, खींचने वाला तो खींच दो। अब बात करते हैं कि वो दो डायरेक्टर दोनों के दोनों गलती से ऑपरेट हो गए। अब क्या होगा, ये जो 1 सेकंड का टाइम दिया है ना, आप जा करके अबॉर्ट स्विच को प्रेस कर दो, पुल कर दो या एमसीबी तोड़ दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कमांड इधर दे देगा अपने पैनल को, और ये CRM को जो कंट्रोल रिले मॉड्यूल्स को जो कमांड गई है ना दो डायरेक्टरों की, ये इसको रिसेट कर देगा, हमारा सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा, हमारा सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा। और ये भी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ये चीज जो मैंने आपको बताई ना 90% लोगों को पता भी नहीं होगा। चाहे आप अपने सीनियर को जा करके पूछ भी लेना, आप अपने सीनियर फायरमैन या सुपरवाइजर को जहां पे आप काम कर रहे हैं, इसका पता नहीं होगा। कि ये तो पता होगा कि इतना टाइम दिया जाता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने का काम किसका, ये शायद ही किसी को पता होगा। मैं 100% तो नहीं बोल रहा, लेकिन 80% लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस, इतना आप लोगों को। अब हम बात करते हैं इससे आगे की प्रोसेस हमारे सिलेंडर के पास। अब क्या होता है, जब मान लिया कि हम श्योर हो गए कि 100% आग लगी हुई, तो ये क्या करेगा, आप कुछ मत करो उधर, फिर यही करेगा जो कुछ करेगा। अब ये जो अलार्म देगा, अलार्म से क्या होगा, वहां पे अगर बंदा कोई काम कर रहा है तो वो अलार्म से वो बंदे वहां के काम करने वाले वहां से निकल जाएंगे और सेफ जोन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और वहां पे आपको जा करके ये भी देखना, अगर कोई बंदा वहां पे है तो उसको बोलो कि जल्दी से निकलो, हमारा सिस्टम ऑपरेट होने ही वाला है, तो वहां से वो लोग निकल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद कमांड कहाँ जाती है, CRM के बाद कमांड कहाँ जाती है उसकी बात करेंगे। इसके बाद कमांड जाती है SOV को, जो कि हमारे मास्टर सिलेंडर के ऊपर लगी हुई है। ये क्या करेगा, ये कमांड देगा हमारे SOV को, हमारा SOV क्या करेगा, इसको पंच कर देगा, जो मास्टर सिलेंडर है उसकी सील को पंच कर देगा। उसके पंच करने से क्या होगा, ये सिलेंडर ऑपरेट होगा। और ये जो सिलेंडर होते हैं ना, इनकी एक अलग से वायरिंग होती है, ऐसे करके एक सिलेंडर एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक सिलेंडर अगले को कमांड देगा। मान लिया यहाँ पे SOV लगा हुआ है, अब आप ये मान के चलिए कि हमारे जो सिलेंडर है, मान लिया ये 3 सिलेंडर है, यहां पे SOV लगा हुआ है। अब इसकी एक सबकी कॉमन पाइप होगी और इनका डिस्चार्ज हेडर इस तरह से इसमें जाके मिलता है, ठीक है। और ये पाइप जाएगी यहाँ पे इंस्टॉल होती है, सबके ऊपर अपनी गैस फ्लोड करती है। तो यहाँ पे जो जाएगी, ये इसके अंदर इस तरह से एक अलग से छोटा पाइप गया होता है। वो क्या करता है, अब ये जब ऑपरेट हो जाएगा तो इसका प्रेशर इस लाइन में आ जाएगा, छोटे वाली में। अब वो जाकर के इसको प्रेस करेगा, इसका प्रेशर इसको प्रेस कर देगा, और फिर इसी सीरीज में जितने भी सिलेंडर लगे होंगे सारे ऑपरेट हो जाएंगे और सबकी गैस निकल के इसके मेन डिस्चार्ज हेडर में चली जाएगी। अब बात करते हैं कि हमारे पास तो 2 रूम थे, अब ये क्या दोनों में जाएगी, तो दोनों में नहीं जाएगी। इनके बीच में यहां पे डिवाइडेशन दिया होता है। अब यहां से जब जाएगा ना, वो जैसे यहां पे डायरेक्टर जो ऑपरेट हुआ था ना,
वही कमांड यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे दोनों की अलग अलग से अलग लाइन हो जाएगी दोनों की। जैसे यहाँ पे मैंने वहां पे लिखा था रूम नंबर 1, तो फिर लिखा था रूम नंबर 2। तो अब क्या होगा, रूम नंबर 1 की डायरेक्टर की कमांड गई ना, तो एक की ही वॉल खुलेगी और फ्लोटिंग एक में ही होगा, दोनों में नहीं होगा। अगर डायरेक्टर 2 नंबर का ऑपरेट होता है तो 2 की वॉल खुलेगी और इसमें जाना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से यू इसमें जाना स्टार्ट हो जाएगा, ये यहां पे फ्लोट नहीं होगा। जो यहां पे जो वॉल लगी होती है ना उसको डीवी बोलते हैं, डीवी। अब इस डीवी से डिल्यूज वॉल मत समझ लेना, ये डिल्यूज वॉल नहीं है। इस डीवी का मतलब होता है डायरेक्शनल वॉल, डायरेक्शनल वॉल, यानी ये डायरेक्शन बोले तो दिशा, और दिशा कौन सी देनी है, रूम नंबर 1 की दिशा देनी है, रूम नंबर 2 की दिशा देनी है, तो वो यहां पे होता है और वहां पे जाकर के फ्लोट करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा फ्लोटिंग सिस्टम है वो किस हिसाब से काम करता है। अब हम बात करते हैं कि काम कैसे करता है। तो पूरा प्रोसीजर प्रिंसिपल आपने जान ही लिया। ये आग को बुझाता कैसे है, आग को बुझाता है 2 तरीकों से, स्मूथरिंग और दूसरा तरीका होता है कूलिंग। कूलिंग से मैं आपको बता दूं, कूलिंग बहुत ही कम मात्रा में होती है। ये मान के चलो कि 95% इसमें स्मूथरिंग ही होती है, कूलिंग तो मात्र 5% होती है। ये स्मूथरिंग मेथड से बुझाता है। अब मैंने आपको बताया था व्हाट इज फायर की जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने ये भी बताया था आग लगने के लिए 16% ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं, अपने दिमाग में सेट कर लेना ये चीज। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो गैस फ्लोटिंग सिस्टम है या जो सप्रेशन सिस्टम है, ये आपको किस मेथड से बुझाता है, तो आप बोलेंगे सर ये स्मूथरिंग मेथड से बुझाता है, यानी ऑक्सीजन को कट करता है। अब ऑक्सीजन को कट करता है तो सामने वाला बोलेगा कितनी ऑक्सीजन कट करता है, और ये बहुत ही कम लोगों को पता है। 12% आग लगने के लिए चाहिए होता है और ये 12.5% तक ऑक्सीजन के लेवल को डाउन करता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन को 0 कर देता है, तो -0 कुछ नहीं करता। 12.5 पे आग बुझ जाती है, 12.5% तक लेके आता है। कुछ, सारे नहीं, कुछ फ्लोटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो वहां के ऑक्सीजन लेवल को 0 कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई बोले तो क्या ऑक्सीजन 0 हो जाती है, तो 100% 0 नहीं होती। ठीक है, तो आप ये बोल के चलना कि ऑक्सीजन लेवल को मिनिमम 12.5% तक लेके आते हैं। अगर आपने इतना भी बोल दिया तो आप पास हैं। और आग बुझाने के लिए 14% तक ऑक्सीजन को लाना होता है। 15 पे अगर हम 15 रखेंगे तो क्या होगा, अगर आप 15 रखें तो आग दोबारा भी लग सकती है, इधर उधर से ऑक्सीजन का लेवल वेंटिलेशन होने से दोबारा आग लग सकती है। तो 14 पे तो लगेगी ही नहीं, चाहे थोड़ा बहुत वेंटिलेशन आ जाए, थोड़े बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बावजूद भी हम कहां पे लेके जा रहे हैं, 12.5% तक ऑक्सीजन का लेवल हमारा सिस्टम लेके आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइट FM200 है वो कितना एरिया कवर करता है। ये भी बहुत कम लोगों को पता है। 0.5 kg 1 मीटर के लिए, यानी 1 स्क्वायर मीटर की आग बुझाने के लिए 0.5 kg गैस फ्लोट करनी होती, चाहे वो ऑर्गन है चाहे वो FM200 है और इनर्जन। ठीक है, तो ये था
इतना। अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो इसके साइड इफेक्ट ये है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सभी को पता है जब यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो सीधी सी बात है आदमी डेथ कर जाएगा, दम उसका भी घुटेगा। और आदमी जो नॉर्मली सांस लेता है ना, वो 18% तक ऑक्सीजन में नॉर्मली सांस लेता है, जैसे अभी हम नॉर्मल ले रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ 16 तक आ गए ना, तो जीभ बाहर निकल आएंगे जैसे दमे का रोगी होता है। ठीक है, तो जब ये, तो वहां पे कोई भी बंदा होना नहीं चाहिए, अगर बंदा तो उसकी डेथ हो सकती है। और दूसरा क्या है, ये इलेक्ट्रिकल के साथ मिल करके नॉन बोले तो जैसे बोलते हैं ना, वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो अच्छा सुचालक है। और ये आग की सुचालक नहीं है। हमारा जो गैस फ्लोटिंग सिस्टम है वो गैस का सुचालक नहीं है, सॉरी बिजली का सुचालक नहीं है, उसमें कंडक्टिविटी नहीं आती। उसके जो कण होते हैं वो इस तरह होते हैं कि कंडक्टिविटी बनती ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले एक CO2 गैस के बारे में काफ़ी पूछा गया है, CO2 गैस फ्लोटिंग सिस्टम के बारे में। वो तो आप देख ही सकते हो कि CO2 गैस फ्लोटिंग सिस्टम है। अगर हम एक्सटिंग्विशर के डिस्चार्ज हॉर्न को भी पकड़ते हैं ना, तो उससे भी हमें कोल्ड बर्न होने का डर रहता है। आपके खून को भी जमा, अगर बंदा कोई उधर फंस गया तो खून को भी जमा देगी वो, डेथ ही, अगर CO2 के टाइम पे फंस गया तो डेथ होनी श्योर है। CO2 गैस फ्लोटिंग सिस्टम वहां पे इंस्टॉल किया जाता है जहां पर किसी लोगों का आना जाना ही होता ही नहीं है, वहां पे आना जाना बिल्कुल भी नहीं होता। अदर में आप आ जा सकते हो, जो अदर गैसेज है वो इतनी इफेक्टेबल नहीं होती, होने को डेथ उधर उनमें भी हो सकती है, बट इससे जितनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल से, कटारिया फायर अकेडमी से। जय हिंद, जय भारत।